स्टूडेंट, खुदरा रोकड़ बही हम आज पढ़ने वाले हैं। हम कच्ची रोकड़ बही या फुटकर रोकड़ बही भी इसे कहते हैं। प्रत्येक व्यवसाय को बड़ी संख्या में कई छोटे छोटे भुगतान करने पड़ते हैं, जैसे डाक व्यय, ढुलाई व्यय, किराया, जलपान, स्टेशनरी आदि। यह व्यय बार बार होते हैं। यदि मुख्य रोकड़िया इन व्ययों का लेखा अपनी पुस्तकों में करे तो संपूर्ण प्रक्रिया बोझिल हो जाएगी। अतः इस कार्य के लिए अन्य रोकड़िया या खुदरा रोकड़िया की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार खुदरा रोकड़िया द्वारा बनाई गई बही को ही खुदरा रोकड़ बही या फुटकर रोकड़ बही कहते हैं। अब इसमें आती है एक अग्रिम राशि। अग्रिम राशि जो मुख्य रोकड़िया खुदरा रोकड़िया को खर्च शुरू करने से पहले जो राशि प्रदान करता है उसे ही हम कहते हैं अग्रिम राशि। इसे अग्रदाय राशि भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे इंप्रेस्ड मनी या इंप्रेस सिस्टम भी इसे हम कहेंगे। अग्रदाय विधि, अग्रदाय विधि यह कहलाती है कि जो मुख्य रोकड़िया जो फुटकर रोकड़िया को जो कैश प्रदान करता है उस शेष को उसे मेंटेन करके चलना है, उसे उसको बनाए रखना है। यदि वो 1000 रुपए प्रदान करता है तो 1000 रुपए में से मान लीजिए कि 900 रुपए खर्च हो गए हैं, तो 100 रुपए का शेष होगा। उस 100 रुपए के शेष को वापस उसे 1000 रुपए के शेष में परिवर्तित करके रखना होगा। इसे ही कहेंगे हम इंप्रेस्ड सिस्टम या अग्रदाय विधि। अब हम देखते हैं खुदरा बही के क्या लाभ हैं। पहला जो लाभ है वह है समय एवं श्रम की बचत हो जाती है। प्रधान रोकड़िए को छोटे छोटे व्यवसाय के व्ययों की वितरण की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए वह अपने ध्यान को बड़े रोकड़ लेन देन पर केंद्रित कर सकता है, जिससे प्रधान रोकड़िए के समय व श्रम दोनों की बचत होती है और वह अपने कर्तव्यों को भली भांति निर्वाह कर सकता है। मुख्य जो रोकड़िया रहता है उसके समय एवं श्रम की बचत हो जाती है और उस बचत समय एवं श्रम को वह अपने काम में ज्यादा लगा सकता है। फिर हम देखते हैं जो दूसरा लाभ है खुदरा रोकड़ बही के लाभ में, व्ययों पर कुशल नियंत्रण कर सकता है। तो कार्य का विभाजन के कारण रोकड़ पर नियंत्रण सरल हो जाता है। प्रधान रोकड़िया बड़े भुगतानों को सीधे अपने कैशबुक से व छोटे छोटे भुगतानों पर खुदरा रोकड़े की कार्य की समीक्षा कर पूरे भुगतानों पर नियंत्रण कर सकता है। यह अग्रदाय राशि उसे जो प्रदान की जाती है उस राशि के भीतर ही फुटकर रोकड़िए में छोटे छोटे खर्चों को करना है। यदि वो उससे अधिक करता है या उसकी समीक्षा करके उनको घटाने या और सुधार करने की उसे निर्देश दिया जा सकता है। तो इससे क्या हो जाता है, कुशल नियंत्रण होता है व्ययों पर या अनावश्यक व्ययों पर कहना चाहिए कि रोकड़िए का मुख्य कैशियर का नियंत्रण बढ़ता है और धोखाधड़ी और गबन की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। तीसरा और अंतिम जो लाभ है हम यहाँ पढ़ेंगे वह है अभिलेखन में सुविधा। छोटे छोटे व्ययों का अभिलेखन मुख्य रोकड़ी बही में करना है उसे बोझिल कर देता है, लेंदी प्रोसेस हो जाता है। साथ ही जो सारता का सिद्धांत है उसके अनुसार भी मुख्य रोकड़ बहियों में अनावश्यक कम महत्व, कोई डस्टबिन खरीदा, कोई पेंसिल खरीदा, कोई रिफिल खरीदा, उसको मुख्य रोकड़ बही में लिखना सारता के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। तो इस प्रकार रोकड़ बही में केवल महत्वपूर्ण और उपयोगी लेन देनों को ही लिखा जाता है और जो छोटे मोटे व्यय होते हैं जो इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं उन्हें सब समूह करके एक साथ हम फुटकर रोकड़ बही में लिख सकते हैं। और सारांश में हम यह कह सकते हैं कि खुदरा रोकड़ बही लागत कम करता है और उसे नियंत्रित करने का एक साधन है। अब हम थोड़ा सा प्रारूप को देखेंगे। इसमें आप देखेंगे कॉलम नंबर, यहाँ पर 6 कॉलम्स हैं। देखेंगे पहले नंबर पर है प्राप्त राशि, जो अग्रदाय राशि या जिसको हमने अग्रिम राशि अभी हमने पढ़ा था, उस अग्रिम राशि को इसी कॉलम में प्रथम स्तंभ में लिखा जाता है। दूसरे नंबर पर लिखा जाएगा रोकड़ खाता का संख्या और तीसरे नंबर पर व्यय की तिथि को लिखते जाते हैं। फिर विवरण में हम लिखते जाएंगे जो भी व्यय हैं उस व्यय को हम लिखते जाएंगे। जैसे पहले नंबर पर तो जो रोकड़ राशि प्राप्त हुई है रोकड़ खाते से उसको हम यहाँ पर लिख देंगे और फिर उसके बाद सारे व्ययों को जैसे ढुलाई, स्टेशनरी, डाक व्यय, इस तरह के बस का किराया, टिकट व्यय, इस तरह के जो व्यय आते जाएंगे उस व्यय को हम यहाँ पर बारी बारी लिखते जाएंगे और उसका वाउचर नंबर यदि इस प्रश्न में दिया है तो यहाँ पर लिखना है और साथ ही साथ उसकी राशि को यहाँ लिखते जाना है और उसका योग कर देना है। योग करने के बाद स्टूडेंट हम यहाँ देखेंगे जो शेष राशि होगी उसे यहाँ पर नीचे शेष आले या बैलेंस सीडी करके दिखाना है और वही बैलेंस सीडी जो है नेक्स्ट मंथ का शेष आला हो जाएगा और फिर पुनः सहायक या फुटकर रोकड़िए को उस शेष को बनाए रखना होगा जितना अग्रदाय राशि उसे व्यवस्था के अंतर्गत बनाए रखनी है। इसको एक सवाल के माध्यम से अगर हम पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर वे से समझ में आएगा। तो अब हम एक सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा बुक का है 11 उसको हम देखते हैं और इसी फॉर्मेट के अनुसार बनाने का प्रयास करते हैं। नंबर 11,
निम्नलिखित लेन देनों को खुदरा रोकड़ बही तैयार करें और अग्रिम राशि जो है यहाँ पर 2000 रुपए दी हुई है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे हम, ये आपका फॉर्मेट, जैसा फॉर्मेट हमने अभी देखा था, ये वही कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है सबसे पहले प्राप्त राशि है 2000 रुपए, अग्रदाय राशि या अग्रिम राशि प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रोकड़ खाता से ये प्राप्त हुआ है। रोकड़ खाता संख्या यहाँ पर तो है नहीं, तो ये रोकड़ खाता संख्या की जो कॉलम है उसको हम कोरा छोड़ दे रहे हैं। और तिथि 2 तारीख 2 तारीख 3 तारीख तो दी हुई है, लेकिन महीना यहाँ पर गायब है, तो हम इसे महीना ले लेते हैं कि यह अगस्त का महीना है और अगस्त 1 तारीख को ही यह रोकड़ की राशि भी मुख्य रोकड़िए से अग्रिम प्राप्त हुई है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से व्यय हैं जो व्ययों को हमें लिखना है प्रमाणक संख्या के साथ। तो यहाँ पर प्रमाणक संख्या तो नहीं दी हुई है, ढुलाई व्यय, तो हम यहाँ लिख देंगे ढुलाई व्यय और राशि में हम लिख देंगे 50 रुपए। हमने यहाँ पर 50 रुपए राशि में लिख दिया। तो इसी तरह से हमें दूसरे व्ययों को भी लिखना है। 2 अगस्त को एसटीडी शुल्क 40 रुपए, तो हम यहाँ लिख देंगे दूरभाष व्यय, एसटीडी शुल्क है, हम एसटीडी शुल्क भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 अगस्त का यह लेन देन है और राशि में 40 रुपए, ये लिख दिया हमने 40 रुपए। और क्वेश्चन में हम देखेंगे स्टूडेंट, ये देखिए बस का किराया 20 रुपए, ये 2 अगस्त का ही है, तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे बस का किराया। डेट हमारी सेम रहेगी, 2 अगस्त थी, ये हमने लिख दिया बस का किराया। अब हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन में, तो देखेंगे लिखा हुआ है डाक, ओके, पोस्टेज, डाक व्यय है ये 30 रुपए, 3 अगस्त का है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट यहाँ पर 3 अगस्त का डाक व्यय और राशि हम लिख देंगे 30 रुपए, ये लिख दिया हमने 30 रुपए। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, जैसे जैसे व्यय देते गए हैं आप देखिए, कर्मचारियों के लिए जलपान 80 रुपए, 4 अगस्त का यह लेन देन है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट 4 अगस्त कर्मचारियों के लिए जलपान 80 रुपए। फिर आगे बढ़ते हैं हम ट्रांजैक्शन में, देखेंगे कुरियर शुल्क 30 रुपए, तो हम यहाँ कुरियर शुल्क 30 रुपए लिख देंगे। 6 अगस्त का ये लेन देन था, तो 30 रुपए हमने कुरियर शुल्क। देखेंगे बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ ये कॉलम याद रखने हैं कि प्राप्त राशि का कॉलम, फिर रोकड़ खाता संख्या, फिर दिनांक, फिर उसके बाद विवरण, फिर प्रमाणक संख्या और राशि, ये 6 कॉलम में हमें फुटकर रोकड़ बही बनाने हैं। तो जैसे जैसे व्यय होते जाएंगे उसको टोटल कर देना है। तो मुझे नहीं लगता कि समझने में कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर तो इतने सारे व्ययों को हम यहाँ पर बारी बारी से लिखते जाएंगे। तो ये हमने विविध व्यय 100 रुपए तक सभी को बारी बारी से कर दिया हमने, जैसा व्यय दिया हुआ था वैसा। अब आई बारी यहाँ पर शेष निकालने की, जिसे हमें यहाँ पर सीखना है। तो यहाँ पर हम समस्त व्ययों का योग देख लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि कैसे वो राशि, इसका शेष की गणना हम करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले रहे हैं। टोटल जो व्यय आ रहे हैं वो 1065 आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर 2000 में 1065 हमारे जो व्यय हैं वो खर्च हो गए, तो उसको कर देते हैं स्टूडेंट यहाँ पर माइनस कर दिया हमने। अब जब माइनस कर देते हैं हम 2000 में 1065 को, तो हमें यहाँ पर शेष राशि प्राप्त हो जाएगी 935 रुपए का शेष। शेष सीडी यहाँ पर हम लिख रहे हैं, बैलेंस सीडी लिख दिया हमने, हम इसको शेष आले भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर इस राशि को, जो ये राशि प्राप्त हुई है 935 रुपए, हमको यहाँ पर शेष में लिख देना है। अब यहाँ पर टोटल करने की बारी आती है, तो टोटल हमारा ये, अगर शेष राशि को हम शामिल कर लें तो 2000 रुपए आते हैं। तो 2000 रुपए हमारा इंटरेस्ट मनी भी था, तो देखिए दोनों तरफ हमने 2000 रुपए लिख दिया। अब यह जो शेष राशि हमें प्राप्त हुई है शेष आले, 1 सितंबर को यह शेष आला हो जाएगा। 1 तारीख को यह शेष जो आले था यह शेष आला हो गया। बाईं तरफ ही हमारा शेष जो है वो आएगा 935 रुपए। जो अग्रदाय विधि है वो यही सिखाता है कि हमें जो अग्रिम राशि मिली हुई है 2000 रुपए, उस 2000 के शेष को बनाए रखना है। तो देखेंगे कुल व्यय यहाँ पर हुआ था 1065 रुपए। अब 1065 रुपए मुख्य रोकड़िया से प्राप्त पुनः करना है, फिर 2000 के शेष को बनाए रखना है। तो यहाँ पर हम ये जो शेष प्राप्त करेंगे वो 1065 रुपए, और उसे हमें प्राप्त करना है मुख्य रोकड़िया से, तो मुख्य रोकड़िया से इसे हम प्राप्त कर लेंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको बनाना था। अब दूसरे एक विधि से भी इसको बना सकते हैं, तो पहले मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट रखेंगे। ये हो गया खुदरा रोकड़ बही, इसका स्क्रीनशॉट रखेंगे आप।
तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रारूप की तरफ, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इस प्रारूप में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर प्राप्त राशि देखिए, हम यहाँ लिखा है 2000 रुपए, फिर तिथि और विवरण समान रहेंगे। प्रमाणक संख्या और भुगतान की गई राशि यहाँ पर समान है, सिर्फ रोकड़ खाता संख्या जो एक कॉलम था वहां 6 कॉलम थे, यहाँ पर हमने 5 कॉलम यथावत रखे हैं। एक जैसे व्ययों को हमें समूहीकरण करना है। जैसे यहाँ पर पहला समूह हमने बनाया नंबर 1, दूरभाष एवं तार। दूरभाष एवं तार में हम टेलीग्राम या टेलीफोन व्यय, जितने भी एसटीडी जैसे व्यय था, इस तरह के व्ययों को, तार व्यय या टेलीग्राम व्यय, इस तरह के व्ययों को हम इसमें शामिल कर लेंगे। किराया, बस का किराया या ढुलाई, इस तरह के टिकट का व्यय, इस तरह के जो व्यय रहते हैं उसमें हमको परिवहन में इसको शामिल कर लेना है। डाक व्यय में जो डाक व्यय साफ साफ लिखा हुआ है उसे तो रखना ही है, साथ में टिकट का व्यय और स्टैंप का व्यय, जो डाक टिकट का व्यय, इस तरह के जो खर्च होते हैं उसको हमको डाक व्यय में शामिल करना है। फिर एक समूह हमने बना लिया जलपान व्यय। इसमें कर्मचारियों का और प्रबंधकों का जो जलपान का व्यय होता है उस व्यय को इसमें शामिल कर लेंगे। लेखन सामग्री में पेपर और पेन, वो पिन, इस तरह के जो सामान रहेंगे उसको हम लेखन सामग्री में इंक्लूड करेंगे। और अन्य सामग्री जो बच जाएगी, जैसे कि ढुलाई या यहाँ पर विविध व्यय लिखा हुआ है, या और भी दूसरे व्यय हैं जो रह जाते हैं, उसको हमको विविध व्यय में शामिल कर लेना है। तो यह स्टूडेंट एक दूसरे प्रकार के, या कहना चाहिए इसको हमने सामूहिकरण विधि से इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन सेम है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 ही, लेकिन जो विधि है वो हम दूसरे विधि से बनाएंगे। आपके सामने कॉलम्स हैं, देखिए 6 कॉलम थे, उसको हमने 5 कॉलम में कन्वर्ट किया। जो रोकड़ खाता संख्या था दूसरे नंबर पर, वो यहाँ पर डिलीट हो गया है, बाकी सब सेम टू सेम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्राप्त राशि 2000 रुपए थी और यह हमें प्राप्त हुआ था अगस्त 1 तारीख को। यहाँ पर हमने लिख दिया रोकड़ प्राप्त अगस्त 1 तारीख को। अब जैसे जैसे व्यय होते जा रहे हैं उसी व्यय को हमें यहाँ पर लिखते जाना है। प्रमाणक संख्या हमारा खाली रहेगा, तो जो जो व्यय है उस व्यय को हमें लिखते जाना है 1 बाई 1। तो यहाँ पर हम व्यय और राशि के साथ हम लिखते चलते हैं। ढुलाई व्यय 50 रुपए, फिर उसके बाद लिखा हुआ था दूरभाष व्यय, एसटीडी शुल्क लिखा हुआ था 40 रुपए। इसी तरह से हमको व्यय को तिथिवार लिखते जाना है, काल क्रमानुसार हमको लिखते जाना है, और ये जो डेट है उसको भी हमको वैसे ही रखते जाना है जैसे सवाल में दिया हुआ है। तो ये हमने सारे व्ययों को यहाँ पर लिख दिया। अब हमें अतिरिक्त कॉलम्स बनाने हैं, जितने भी व्ययों हैं उनको उनके हिसाब से हमको समूहीकरण करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर हमने समूहीकरण किया दूरभाष एवं तार। तो दूरभाष एवं तार में स्टूडेंट हम देखेंगे यहाँ पर एसटीडी शुल्क 40 रुपए लिखा हुआ है, तो इस 40 रुपए को हम यहाँ पर इस ग्रुप में शामिल कर देंगे। शामिल कर दिया। अब हम देखते हैं क्या इससे संबंधित कोई और व्यय है जो दूरभाष में आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए टेलीग्राम शुल्क लिखा हुआ है 35 रुपए, तो इस टेलीग्राम शुल्क को भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो ये हो गया पहला हमारा जो समूह दूरभाष एवं तार, इसमें हमने ये 2 व्यय को ग्रुपिंग कर लिया। अब हम दूसरा समूह हम बनाएंगे स्टूडेंट, वह है परिवहन। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये 20 रुपए किराया प्राप्त हुआ है, तो किराया की राशि को हम यहाँ परिवहन में लिख देंगे 20 रुपए। इसी तरह से हम अगर और बढ़े, यहाँ पर और कोई है जो किराए से संबंधित है, तो यहाँ पर हम देखेंगे मैनेजर का टैक्सी भाड़ा 70 रुपए लिखा हुआ है, तो यह भी परिवहन शुल्क है, तो हम 70 रुपए टैक्सी भाड़ा को भी कर दिया। यहाँ नीचे और आएंगे हम 20 अगस्त का देखेंगे, यहाँ पर बस का किराया 10 रुपए, परिवहन शुल्क में ही हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, तो 10 रुपए हमने परिवहन शुल्क में लिख दिया। इसके बाद कोई भी परिवहन का और व्यय नहीं है, तो परिवहन का समूह भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब हम देखेंगे एक और डाक व्यय। देखिए यहाँ पर 30 रुपए दिया हुआ है डाक व्यय, तो 30 रुपीज तो हम साफ साफ जब डाक व्यय लिखा हुआ है तो उसको तो हम लिख ही देंगे। साथ में देखिए कुरियर शुल्क 30 रुपए दिया हुआ है। अब कुरियर भी एक प्रकार का निजी डाक का खर्च होता है, मतलब वो प्राइवेट संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं कुरियर सर्विस, और होता वो डाक व्यय ही है, तो यहाँ पर 30 रुपीज हम डाक व्यय में भी इसको शामिल कर लेंगे। तो ये हो गया डाक व्यय का। अब इसी तरह से हमारा नेक्स्ट नंबर का होगा वो होगा जलपान व्यय। तो इसमें 2 जलपान है, एक कर्मचारियों का जलपान 80 रुपए का है और एक मैनेजर का है। ये 80 रुपए हमने इस ग्रुप में शामिल कर लिया। और दूसरा हम देखेंगे ग्राहकों का जो जलपान है वो 50 रुपए है, तो इसे हम यहाँ जलपान व्यय में शामिल कर लेंगे। तो ये शामिल कर लिया हमने जलपान शुल्क। अब हमारा जो अगला समूह है उसमें हमने लेखन सामग्री बनाया है, ये सबसे अंत में है। यहाँ पर लेखन सामग्री 65 रुपए, तो यहाँ पर हम लेखन सामग्री को 65 रुपए को इस समूह में शामिल कर लेंगे। शामिल कर लिया हमने। फिर उसके बाद देखेंगे और तो कोई लेखन सामग्री से ग्रुपिंग नहीं है, तो इसको हम नहीं भी बनाते तो इसको विविध व्यय में डाल सकते थे, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं।
तो ये बनाने की आवश्यकता नहीं थी। फिर अब जो बच गया उसको हमको विविध व्यय में लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे इस 50 को हमने किसी समूह में शामिल नहीं किया है, ढुलाई व्यय, तो इसको हमने विविध व्यय में लिख देना है। 50 रुपए लिख दिया हमने। फिर इसी प्रकार से अब देखेंगे और क्या बच गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 35 रुपए ढुलाई व्यय ये रह गया है, किसी ग्रुप में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर हम 35 रुपए को ढुलाई व्यय में लिख देंगे। तो अब यहाँ फैक्स शुल्क आ रहा है, ये फैक्स शुल्क को हम दूरभाष एवं तार में ही शामिल करेंगे, ये पहले वाले ग्रुप में ही ये शामिल होगा। फिर उसके बाद देखेंगे डाक टिकट यहाँ पर लिखा हुआ है, डाक व्यय में इसको 200 रुपए को शामिल करना है, यह भी रह गया है। ये 200 रुपए का डाक टिकट का खर्च। ये तीनों व्यय, फर्नीचर की मरम्मत, धुलाई व्यय और विविध व्यय तो लिखा ही हुआ है, तो ये तीनों को अब किसी ग्रुप में ये शामिल नहीं करेंगे, सीधे सीधे ये हमने विविध व्यय कॉलम में ले आए। स्टूडेंट अब हमको सब सारे व्ययों का योग करने की बारी आती है। सारे जो भुगतान की गई राशि और जो हमने समूह बनाया है इन सभी को हमें टोटल कर लेना है। अब ये टोटल चाहे आप ये लीजिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ वर्टिकल इस सारे व्ययों का योग करेंगे तो 1065 तो यहाँ पर आ ही रहा था पहले भी। और आप यहाँ पर देखेंगे जो हमने समूह बनाया है उन व्ययों का भी, जैसे ये पहला हमने समूह बनाया था दूरभाष एवं तार, और उसके बाद फिर डाक व्यय, फिर उसके बाद परिवहन व्यय, फिर उसके बाद हमने बनाया है स्टेशनरी, फिर विविध व्यय। तो इन समस्त व्ययों का भी जो 105, 100 और 260, 130, 65 और 405 का इसका भी योग 165 आना चाहिए। तो ये 165 यहाँ आ रहा है, चाहे आप हॉरिजॉन्टल ले लें चाहे आप वर्टिकल ले लें। पर योग हम यहाँ लिख देंगे। 2000 रुपए का हमें अग्रदाय की राशि प्राप्त हुई थी, ठीक उसी तरह से हम यहाँ कैलकुलेशन किया था जैसे हमने गत उसमें किया था। 935 रुपए का यहाँ पर शेष आया, तो इस शेष को हम यहाँ पर लिख देंगे शेष आले या शेष सीडी, हमने बैलेंस सीडी लिख दिया है 935 रुपए। ये माइनस करने पर हमें शेष की प्राप्ति हुई। यह शेष राशि हमारे अगले सितंबर के लिए 935 रुपए यहाँ पर प्रारंभिक शेष होगा, तो ये बैलेंस बीडी हो जाएगा या शेष आला। फिर जो राशि हमें यहाँ पर खर्च की है 1065 रुपए, इसी को मुख्य रोकड़िए से पुनः प्राप्त करना है, क्योंकि अग्रदाय विधि इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रोकड़ प्राप्त, और तिथि हम लिख देंगे स्टूडेंट 1 सितंबर। 1 सितंबर हमने यहाँ पर तिथि लिख दी, और ये दोनों राशि हमारा कंप्लीट हो गया है। और ये जो सवाल है ये डन है। इसमें भी एक वर्किंग नोट होगा जैसा कि पहले था, गणना कार्य करके हमने यहाँ पर ज्ञात किया है 935 ये बैलेंस जो है वो कैसे आया है। यही है स्टूडेंट रोकड़ बही। और मैं इससे पहले कि आपको एक HW दे देता हूँ, ये HW है, इसको नोट कर लेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही कम व्यय है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इसको आप होमवर्क में रखेंगे। ये सवाल आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट रखें आप। खुदरा रोकड़ बही क्वेश्चन नंबर 11, समूहीकरण विधि द्वारा